हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चिंतन और अवधारणा। यदि आप सीटेट या DT+P की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहें, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझते हैं चिंतन को। तो चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। ये मानव स्वभाव की सामान्य प्रक्रिया है। मतलब हम चिंतन किसे कहेंगे कि जो चिंतन होता है वो मानव मस्तिष्क में हमेशा ही गतिशील रहता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है। और ये मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा होता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके मस्तिष्क में हमेशा कुछ न कुछ विचार ना चलता हो। तो हमेशा ही मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, वह कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, तो जिसे हम चिंतन कहते हैं। इसके अलावा इसको थोड़ा और समझें तो यह भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, कई सारी समस्याएँ आती हैं। तो उनको ही सुलझाने के लिए या उसका समाधान कैसे किया जाए, उसको ही मनुष्य सोचता रहता है कि आगे जो काम है वो किस तरीके से करना है, या जो भी समस्या आई है उसका समाधान किस तरीके से करूं। तो ये सारे विचार मस्तिष्क में एक मनुष्य के चलते रहते हैं, जिसे ही हम चिंतन कहते हैं। अब यहाँ पर हम चिंतन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि दी है रॉस ने। तो इनका कहना था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया होती है। तो ये रॉस ने कहा है। मतलब जो चिंतन होता है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। मतलब हमारे मस्तिष्क में चलता है, जो कि ज्ञान से रिलेटेड होता है, यानी कि ज्ञानात्मक होता है। और ये मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया भी होती है, यानी कि हमारे जो कुछ मन में चलता रहता है या मन में हम जो कुछ सोचते हैं, तो मन से रिलेटेड एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो चिंतन को मानसिक प्रक्रिया और ज्ञानात्मक पहलू किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं परिभाषाओं के, उनको आप लोग याद करके परिभाषा को याद रख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक पहलू और मानसिक क्रिया से आप लोग याद रखेंगे कि ये परिभाषा किसकी है। ये परिभाषा है रॉस की। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं अगली परिभाषा। तो चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई उस स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। तो ये कहा है रायबर्न ने, यानी कि जो चिंतन होता है वो एक इच्छा संबंधी क्रिया होती है जो किसी असंतोष के कारण। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसके कारण मनुष्य कुछ ना कुछ सोचता है। तो असंतोष के कारण भी एक जो चिंतन की प्रक्रिया है वो आरंभ होती है, यानी कि आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, कुछ असंतोष है आपके मन में या कोई समस्या है, तो उसको ले करके आप सोचते हैं। तो सोचते कैसे हैं कि जो भी असंतोष का कारण है उसको कैसे दूर किया जाए। तो जो चिंतन होता है वो असंतोष के कारण उत्पन्न होता है और प्रयास के आधार पर चलता है। प्रयास से मतलब कि आप उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो प्रयास के आधार पर चलता है और चलते हुए उस स्थिति पर पहुंच जाती है वह क्रिया जो उस इच्छा को संतुष्ट करती है। तो ये कहा है रायबर्न ने। और हम देख लेते हैं अगली परिभाषा। एंड जो हमारी अगली परिभाषा है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, ये कहा है वैलेंटाइन ने। मतलब जो भी चिंतन होती है मनुष्य के मस्तिष्क में, जो चिंतन होता है वो एक श्रृंखलाबद्ध विचार होते हैं जो किसी लक्ष्य या उद्देश्य के, मतलब जब भी आप कुछ सोचते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर ही वो जो विचार हैं वो अविराम गति से प्रवाहित होते रहते हैं। ये कहा है वैलेंटाइन ने। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसकी चिंतन की विशेषताएं क्या हैं। तो जो विशेषताएं होती हैं, उद्देश्यपरक, प्रत्यक्षीकरण पर आधारित, समस्या समाधान पर आधारित या संज्ञानात्मक।
मतलब जो विशेषताएं हैं इसकी चिंतन की, वो उद्देश्य परक होती हैं। यानी कि जब हम कुछ सोचते हैं, किसी भी चीज़ पर चिंतन करते हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। मतलब कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ लक्ष्य होता है जिसको लेकर के हम चिंतन करते हैं। साथ ही प्रत्यक्षीकरण पर भी आधारित होता है, यानी कि किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ को सामने देखते हुए चिंतन करना, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण पर आधारित चिंतन होता है। यानी कि चिंतन आप उसी चीज़ पर करेंगे जो आपने देखी हुई होगी। किसी भी घटना के बारे में यदि आपको चिंतन करना है, तो उस घटना के को आपने देखा है, सुना है, तब आप उस पर चिंतन करेंगे। तो जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। यानी कि जब आपने चीज़ों को देख लिया है, सुन लिया है, उसके बाद ही जब आप चिंतन करेंगे तो कुछ न कुछ इमेज बनाएंगे। जब आपने देखा ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो फिर वहाँ पर चिंतन भी नहीं होगा। इसके अलावा समस्या समाधान पर आधारित होता है। यानी कि कोई समस्या यदि आई है तो उसके समाधान के लिए भी चिंतन किया जाता है, और ये संज्ञानात्मक होता है। तो ये हो गई चिंतन की विशेषताएं। और आगे देख लेते हैं चिंतन के अंग। प्रत्यक्षीकरण, वस्तु, चिन्ह, विचार और भाषा। तो चिंतन के अंग क्या होंगे? प्रत्यक्षीकरण से मतलब है कि आप जब चीज़ों को, वस्तुओं को या किसी घटनाओं को देखेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। वस्तु से भी मतलब है किसी न किसी चीज़ पर, किसी न किसी वस्तु पर चिंतन करते हैं। चिन्ह, तो जब आप चिंतन करते हैं तो कोई ना कोई चिन्ह बनता है, इमेज बनती है आपके माइंड में। इसके अलावा विचार, तो चिंतन के लिए विचार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चिंतन करते हैं तो वहाँ पर आपके विचार सम्मिलित रहते हैं। जो भी आपके विचार हैं, जिस तरीके के विचार हैं, वो आपके चिंतन में आते हैं। मतलब आप उन विचारों से ही चिंतन करते हैं। इसके अलावा भाषा, तो जब आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं, तो जो विचार आ रहे हैं वो भाषा से ही आ रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई भाषा भी होती है जब आप विचार करते हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के प्रकारों की अगर बात करें तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन की। तो प्रत्यक्ष से मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं सामने, उसे ही हम कहते हैं मूर्त चिंतन। प्रत्यक्ष या मूर्त चिंतन। तो यहाँ पर यदि आपसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन पूछा जाता है या मूर्त चिंतन पूछा जाता है, मतलब दोनों एक ही बात है। तो मूर्त रूप से बात ये होती है, मतलब मूर्त हम उस चीज़ को कहते हैं जब आप किसी भी चीज़ को सामने से देख रहे हैं और देख करके उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति, मतलब जो भी हमारे आसपास या भौतिक वातावरण में कोई चीज़ उपस्थित है उसके सामने, तो उसको देख करके चिंतन करना, वह कहलाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। उसके अलावा प्रत्यात्मक चिंतन की यदि हम बात करें, जिसे हम अमूर्त चिंतन भी कहते हैं, तो अमूर्त चिंतन में क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ें सामने नहीं होती, बल्कि इसमें जब चिंतन किया जाता है तो एक माइंड में इमेज बनता है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो अपने मस्तिष्क में इमेज बनाते हैं, प्रत्यय बनाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनता है आपके माइंड में। तो उसे ही हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो जो अमूर्त चिंतन होता है वो मूर्त चिंतन से उच्च प्रकार का चिंतन होता है, क्योंकि मूर्त चिंतन में जब कोई भी वस्तु आपके सामने है तो सामने देख करके आप चिंतन करते हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो उसमें मूर्त चिंतन होता है, क्योंकि वह जब चीज़ों को सामने देखता है तभी वह उस पर चिंतन कर पाता है। फिर धीरे धीरे जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तब वह अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, क्योंकि अब उसके माइंड में जो प्रत्यय हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हैं या किसी भी चीज़ की जो इमेज है वो बनने लगती है। तो अब वह बिना वस्तु के भी चिंतन कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। यानी कि जब वस्तुएं सामने ना हों फिर भी हम चिंतन कर सकते हैं अपने माइंड में, उसकी छवि बना करके, उसका एक कॉन्सेप्ट बना करके। तो इसे हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। उसके अलावा कल्पनात्मक चिंतन की यदि हम बात करें तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। इसमें भी जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं, तो कल्पना करते हैं उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। इसमें भी वही चीज़ है कि वस्तु के सामने ना होते हुए भी आप उस पर चिंतन करते हैं कल्पना करके। उसके बाद बात करें यदि हम तार्किक चिंतन की, तो ऐसा चिंतन जहाँ पर तर्क प्रस्तुत होते हैं, मतलब जब आप तर्कों के आधार पर चिंतन करते हैं तो उसे हम कहते हैं तार्किक चिंतन। और अभिसारी चिंतन की यदि हम बात करें तो इसमें जो समस्या होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा किसी भी समस्या का एक ही हल होता है। मतलब
आपके सामने कोई समस्या आई है और उस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार का जो सोचना होता है वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। और जैसा कि हमने पिछले भी पहले पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल से लिया था कि यदि आपसे पूछा जाता है या किसी बच्चे से पूछा जाता है क्लास में कि भारत की राजधानी बताइए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे को पता है तो बच्चा बता देगा। और यहाँ पर ये जो समस्या है कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसका सिर्फ एक ही हल है। यानी कि जब किसी भी समस्या का सिर्फ एक ही हल होता है या कोई समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, तो वहाँ पर जो चिंतन होता है वो होता है अभिसारी चिंतन। वहीं पर जो अपसारी चिंतन होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि समस्या जो है, मतलब किसी भी समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं। तो जब एक से अधिक हल हो सकते हैं तो उसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन को क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही प्रश्न मतलब एक ही हल होता है, जबकि जो अपसारी चिंतन है इसके एक से अधिक हल हो सकते हैं। इस वजह से इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप यहाँ पर कई तरीके से सोच विचार करके उत्तर दे सकते हैं, अलग अलग उत्तर दे सकते हैं या अलग अलग तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं, जबकि अभिसारी चिंतन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।